जेआईबी सीआईबी का जो मिशन हमने शुरू किया है उसका बेसिक लेक्चर 1 हो चुका है। अब सेकंड लेक्चर हम लोग कर रहे हैं और ये आपके पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ की शुरुआत कैसे होती है, किस तरह से हमको जेआईबी सीआईबी या बैंकिंग पढ़नी चाहिए, उसके लिए बहुत ही यूजफुल लेक्चर हैं। जिन लोगों ने देख रखे हैं उनके लिए हो सकता है कि ये लेक्चर जो है उतने यूजफुल ना लग रहे हों क्योंकि उनको आता है, और जिन लोगों को ये बातें नहीं पता उनके लिए निश्चित रूप से ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है लेक्चर में बने रहिएगा, पूरा लेक्चर आप देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उससे ही आपकी जो नॉलेज को एलोबरेट करने में हमें हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो लोग भी इस क्लास में हैं और उन्होंने कल क्लास ली है, केवल मुझे 10 और 20 मिनट में ये बताइए कि कल हमने क्या सीखा। सर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरमीडियरीज के क्या काम है और वो क्या क्या करता है सर? इंटरमीडिएट्स के नेम और उन्हें कौन रेगुलेट करता है वो सब देखा सर कल हमने। सर, जिनके पास सरप्लस में मनी है वो इंटरमीडियरीज के थ्रू डेफिसिट वालों तक जाती है, और इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं और उनको कौन रेगुलेट करता है ये देखा सर। सर, मनी को बैलेंस कैसे करते हैं? मनी के बीच में जो बैलेंसिंग है डेफिसिट और सरप्लस के, इसको हम बैलेंसिंग ना बोल के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हमारा ये सिस्टम चलाता कौन है, ठीक है। अब हमें आज ये समझना है कि हमारा सिस्टम चलता कहाँ है। कल क्वेश्चन हमने दिया कि हमारा सिस्टम चलाता कौन है, मींस इंटरमीडियरीज के ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हमने सीखे थे। आज हम बात करेंगे कि हमारा सिस्टम चलता कहाँ है, वो कौन सा प्लेस है जहां पर हमारा सिस्टम चलता है। तो आप लोगों में से कोई आंसर कर पाएंगे उस प्लेस को क्या बोलते हैं? बैंक सर, पब्लिक के बीच में चलता है सिस्टम को। मार्केट वेरी गुड, मार्केट ये आंसर हमें मिल गया है, मार्केट। चलिए तो आज मैं बात कर रहा हूँ मार्केट, ठीक है। और ये जो मार्केट है, अगर हम बात करें मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारी थ्योरी में ये मार्केट जो है एक स्पेशल नेम से जाना जाता है और उस नेम को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट अगर हम अपनी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो कितने पार्ट में होता है? चलिए आंसर करिए कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है उनके नेम क्या क्या हैं? 4। एक सर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट और कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो ये जो 4 मार्केट हमने नेम दिए, हमारा पूरा सिलेबस अगेन, वहां तो हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशंस की, यहां हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। और फाइनेंशियल मार्केट में जिनकी डीलिंग होती है वो डीलिंग्स के हिसाब से उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम वहां डील करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉल, कमर्शियल पेपर, नोटिस, मनी मार्केट, टर्म मनी, ठीक है। उसके बाद आता है सीडी, उसके बाद आता है सीपी, उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल और आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है। डेट मार्केट की बात करेंगे तो डेट मार्केट में 2 पार्ट आते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। कैपिटल मार्केट में हमें कुछ स्पेशल अभी यहाँ नहीं सीखना है, हालांकि अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड और इक्विटी यानी कि शेयर्स, फॉरेक्स मार्केट के प्रोडक्ट अलग से कवर किए जाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट मींस जितना भी हम स्टडी कर रहे हैं, इंटरमीडियरी जिनसे डील करते हैं और जहां डील करते हैं उनको मार्केट बोलते हैं,
और जो डील करते हैं उन्हें मार्केट के वो ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिसको हम वहाँ अवेल करते हैं। तो आप इसको एक रिफाइन स्ट्रक्चर में नीचे देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये रिफाइन स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है कि हमारा जो ये 4 टाइप का मार्केट है, कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट की बात हम करेंगे, जैसा मैंने बताया कि मनी मार्केट। आपको पूरा बैंकिंग समझने के लिए ये बेसिक समझना जरूरी है, बहुत सारे आंसर बेसिक से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मनी मार्केट है, दूसरा है आपका डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मैंने बताया आपको मनी मार्केट में कॉल, नोटिस और टर्म मनी, इसको एक कैटेगरी में लिया। ट्रेजरी बिल, मेरे पिताजी बोले 35-36 साल तक अच्छा मैच्योर हो जाएगा, आपको पता था थोड़ा सा? 35-36 साल की बात नहीं, जब से मैनेजर बने तब से मैच्योरिटी आई। उसमें आपको पहले तो किसी के अंडर में काम करते थे तो मैच्योर कभी बनने की कोशिश नहीं करी। अब खुद ही मेन आदमी हो तो फिर वो अपने आप ही मैच्योर। चलो मैंने मार्केट बंद कर दिया है, अब मैं अपने मार्केट की बात करता हूँ। कॉल नोटिस, ट्रेजरी बिल, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ये है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, रेपो, कॉमर्शियल बिल, ये सारे प्रोडक्ट हो गए आपके मनी मार्केट के। अब सेकंड में आया जो हमारा डेट मार्केट। डेट मार्केट में एक तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती हैं और प्लस बॉन्ड होते हैं, और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। प्लस बॉन्ड में बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने बॉन्ड जारी करता है, जैसे आपने आरबीआई का नाम सुना होगा, आईआईएफएल का नाम सुना होगा, ठीक है। और इसके अलावा पीएसयू बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड से मतलब है जितनी पीएसयूज हैं, जैसे मतलब आईओसी है, ओएनजीसी है, एनएचएआई है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का मतलब कुछ कॉर्पोरेट कंपनी भी अपनी कुछ सिक्योरिटी जो इश्यू करती हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर डेट मार्केट में लिया, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो हमारा जो पूरा जो ट्रेजरी का सिलेबस है और जो प्रोडक्ट हैं वो इस हिसाब से हैं। और आपको एक बता दूं कि सीआईबी वाले, कोई बता सकते हैं सीआईबी वाले में जितनी चीजें सामने लिखी हुई हैं वो कौन सी यूनिट में है? अगर आपने उस दिन सुना था जब मैंने बताया था कि बीएफएम में क्या है, एबीएम में क्या है। सर फॉरेक्स मॉड्यूल 1 में है सर, एबीएफएम में। फॉरेक्स मॉड्यूल में इसमें से क्या है? कुछ भी नहीं है सर। बीएफएम के सी मॉड्यूल में सर, ट्रेजरी में। बीएफएम के सी मॉड्यूल में है जहाँ पे ट्रेजरी प्रोडक्ट की बात की है। तो अब आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि ये टॉपिक, ये सेशन जॉइंट क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें जो भी लिखा हुआ है वहां पर आपके सीआईबी की बुक में वो सब यही प्रोडक्ट हैं। यूनिट नंबर 17 जो है, यूनिट नंबर 17 में ऑलमोस्ट ये सारी चीजें दी हुई हैं। और ये है आपका 408 से लेकर के 415 17 तक, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका इस यूनिट नंबर 17 को लेके होता है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट सब चलते रहते हैं। तो हम ईच एंड एवरी चीज को यहाँ पे उठा के चलते हैं। अब बात करते हैं क्या कॉल मनी होती है, क्या नोटिस मनी होती है, क्या टर्म मनी होती है, ठीक है। सबसे पहला कॉल मनी क्या होती है? कॉल, नोटिस एंड टर्म। कॉल, नोटिस और टर्म ये होता है कि जब भी आप मनी, आपके पास सरप्लस अवेलेबल है तो आप मनी मार्केट में जाएंगे, अपनी मनी को लेकर के वहां जो इंटरमीडियरीज हैं उनके थ्रू आप इस मनी को डिप्लॉय करा देंगे उन डिफिसिट लोगों में। और इसमें से मोस्टली जो डिफिसिट लोग होते हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट होते हैं जो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉरपोरेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, पीएसयूज हो सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स हो सकते हैं। ये लोग मनी मार्केट में जाते हैं और इससे मनी को यूज करते हैं। अब यहाँ बात करें कॉल मनी। कॉल मनी वो होती है जो सिर्फ ओवरनाइट के लिए यूज होती है। ओवरनाइट मीन्स आज आप दे दीजिए, कल आपको वापस मिल जाएगी।
सिर्फ एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी होते हैं और एक दिन के लिए बोरो करने वाले लोग भी होते हैं। और ये बात 25,000 30,000 की नहीं है, ये 5,000 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ उस अमाउंट की बात होती है। तो उनके लिए मैटर करता है कि कोई मनी अगर रखी हुई है तो उस मनी का यूज हो पाए। ठीक है, नोटिस मनी में बात करें तो इसको हम 1 कर देते हैं। नोटिस मनी में बात करें तो 2 to 14 डेज तक होता है। और टर्म मनी की बात करें तो मोर देन 15 डेज के लिए अगर आप मनी डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसको हम टर्म मनी बोलते हैं। तो 3 प्रोडक्ट तो ये हो गए। अगला प्रोडक्ट आता है हमारा ट्रेजरी का। अगला प्रोडक्ट आता है ट्रेजरी का। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है हमारे, ट्रेजरी बिल बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पब्लिक से या ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग रेज करती है तो उसको ट्रेजरी बिल के फॉर्म में देती है। और ट्रेजरी बिल जो है 91, 182 और 364 डेज के 3 कैटेगरी में यूज किए जाते हैं। इतने जैसे 91 डेज के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो 91 डेज के लिए 10,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल मार्केट में फ्लोट करती है। लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो पैसा सीधे सरकार के पास जाता है। सरकार 91 डेज बाद उस मनी को वापस करती है और सरकार जो पैसा लेती है वो डिस्काउंटेड फॉर्म में लेती है। डिस्काउंटेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर उसमें प्रिंट है 10,000 तो सरकार आपसे लेगी 9,836, मैंने एक एजम्पशन दिया हुआ, और आपको मैच्योरिटी पर लेट से 91 डेज है तो 91 डेज के बाद आपको ये मनी वो रिटर्न कर देती है जो आपकी फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड में। ठीक है, फिर बात आती है कॉमर्शियल पेपर की, या पहले हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लेते हैं। अभी हम सर आज की एक डाउट था सर। हाँ सर एक बार ये दोबारा बताना, 10,000 वाला है आप जो बता रहे थे, एक बार दोबारा बोलना क्या बोल रहे थे? किस चीज के लिए सर 10,000 वाला ये 9836 और 91 डेज के बाद वो दोबारा 10,000 दे देगी हमें? हाँ बताते हैं। ऐसा होता है अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट फेस वैल्यू उस पेपर पर लिखती है 10,000, लेकिन वो जो भी इन्वेस्टर होता है वो सरकार को, गवर्नमेंट को इतना पैसा देता है 9,836 या 37 या 32 कुछ भी। ठीक है, और ये ऑक्शन बेस्ड होता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ टेंटेटिव वो दे रहे हैं और 91 डेज बाद जब वो गवर्नमेंट उसको मनी रिफंड करती है तो गवर्नमेंट मनी उसको जो है 10,000 रुपीज देती है। ये जो डिफरेंस होता है इसका, मान लिया 164 रुपीज का है तो ये डिफरेंस उसको इंटरेस्ट की तरह मान लीजिए आप, उसकी प्रोडक्टिविटी होती है उस बंदे की जिसने 9,836 रुपए दिए थे। हाँ पूछिए अगला क्वेश्चन। सर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था ट्रेजरी बिल्स के ऊपर कि ट्रेजरी बिल्स कौन इश्यू करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई और एक और ऑप्शन था सर। आरबीआई इश्यू करती है। हाँ ऐसा है ना, देखो सुनो, आरबीआई का एक फंक्शन है बैंकर्स के लिए काम करना। आरबीआई का एक फंक्शन है बैंकर्स के लिए काम कर, गवर्नमेंट के लिए काम करना। तो गवर्नमेंट जब भी फंडिंग गवर्नमेंट को चाहिए होती है वो आरबीआई को बोलती है, और आरबीआई जो है वो पब्लिक को बोलता है कि भैया इतना पैसा चाहिए। पब्लिक पैसा लगाती है, आरबीआई के थ्रू वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। अगर हम बात करें कौन इश्यू करता है तो इसमें 2 टर्मिनोलॉजी है कि एक तो है कि प्रोसेस कौन करता है, एक ये है किसके बिहाफ पे इशू होता है। तो बिहाफ पे तो ये गवर्नमेंट के इशू होता है, लेकिन जो इसका पूरा प्रोसेस है वो आरबीआई करता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया था आप बता रहे हैं, उस क्वेश्चन में जैसे आपने बोला कि एक आरबीआई था, दूसरा आपने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तीसरा बोला स्टेट गवर्नमेंट थी, और फोर्थ कुछ होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के 2 ऑप्शन आ गए तो इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जारी करती है, गवर्नमेंट को भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आरबीआई इसकी वो बॉडी है जो इश्यू करती है। सर लास्ट ऑप्शन शायद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था शायद। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बिल्कुल नहीं हो सकता ना सर?
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो ट्रेजरी बिल है इन 3 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ओके सर, ओके ओके, ठीक है सर। हाँ स्टेट गवर्नमेंट को अगर ट्रेजरी बिल इशू करना हुआ तो परमिटेड है क्या, मतलब आरबीआई के थ्रू कर सकता है क्या? हाँ, जो मतलब स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट है या रिक्वेस्ट सेंट्रल करने का। गवर्नमेंट जब भी पब्लिक से मनी रेज करती है तो वो गवर्नमेंट ही, आरबीआई ही उनके बिहाफ पे रेज करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अपने स्टेट का जो न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर में कभी आप देखिएगा एक इतना छोटा सा एक ऐड आता है, उसमें लिखा जाता है कि ऊपर आरबीआई का नाम होगा, फिर लिखा जाता है कि सबको सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सरकार 6,000 रुपए की प्रतिभूति ऑक्शन बेसिस पर ये मांग रही है। ये प्रोसेस है पूरा। इसी प्रोसेस को एक तरह से आप ये बोल दीजिए वो ट्रेजरी बिल का प्रोसेस है। वो उतना पैसा चाह रही है आपसे, ठीक है। और सर मतलब हम्म, स्टेट बोलिए। गवर्नमेंट को, मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद ही मतलब डिसीजन ले सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन लेना होता है क्या ट्रेजरी नहीं बिल नहीं, इशू करने? देखो, स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होता है वो आरबीआई से बोलती है, ठीक है। और आरबीआई ये देखता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका सब सेट है उसके पास। और ये मनी कहाँ से रिफंड करेगी, उस उन सब चीजों के प्रोविजन के बाद ही आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। अभी हम इसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ेंगे उसमें एक एक कॉमा फुल स्टॉप को कवर करेंगे। हो सकता है कि कोई और पॉइंट एलोबरेट होंगे तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉर्पोरेट कॉमर्शियल पेपर की, कॉमर्शियल पेपर की, ठीक है। इनको भी हम एलोबरेट वही करेंगे। और आईसीडी और कॉमर्शियल बिल। अब यहाँ पे देखिएगा आईसीडी है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, यानी टाटा को पैसा चाहिए था, उसने बिरला को दे दिया। दोनों कॉर्पोरेट हैं, आपस में ये लोग एक दूसरे को डिपॉजिट देते हैं 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ठीक है। और कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल बिल्कुल जैसे आपका ट्रेजरी बिल है उसी तरह से आपका कॉमर्शियल बिल होता है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है और कॉमर्शियल बिल कोई कॉर्पोरेट इशू करते हैं। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को आज हमें खत्म करने का हमारा एजेंडा है। और थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं चीजों को तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं, ठीक है। अभी हम जो है बेसिक्स, जितने भी हमारे बेसिक्स हैं उनको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और बेसिक्स जब हमारे क्लियर होंगे तो डेफिनेटली हमारा जितना भी, जब हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे तो वो हमें बहुत ही कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। तो मैं दोनों बुकों को पैरेलल लेके चलूंगा, आपका पीपीबी को भी और आपका इसका जो अपना सीआईबी है उसकी बुक को भी लेके चलूंगा। दोनों पैरेलल लेके चलेंगे जिससे कि कोई चीज भी कंप्लीट हो, अल्टीमेट हो, उसमें कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। तो मैं स्क्रीन पे पहले जेआईबी की बुक को कवर कर रहा हूँ और उसके बाद जो है आपको जेआईबी वाले स्टूडेंट बता सकते हैं कि ये जो टॉपिक है मनी मार्केट वाला क्या आपके इंडेक्स में है, कहीं पर आपने देखा? यूनिट 4 है आपकी, रोल ऑफ मनी मार्केट ऑब्लिक कॉमा फिक्स इनकम मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट एंड फेमा। ये जो टॉपिक है यूनिट 4, आप जो भी सीआईबी वाले हैं आपको ये पूरा पूरा करना है इनके साथ, प्लस जो हमारे जेआईबी वाले हैं जेआईबी वालों को ये टॉपिक करना है पूरा पूरा इनके साथ। सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इन टोटल कवर करेंगे। और हमें अभी ये बिल्कुल वो नहीं है कि कल हमारा एग्जाम है कि सब जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जब आप लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको मिलेगी, ठीक। तो पहले हम जेआईबी के पॉइंट से कवर करते हैं। और ये टॉपिक हमारा 1-2 दिन चल सकता है क्योंकि इसमें हम कवर कर रहे हैं मनी मार्केट के प्रोडक्ट, और जेआईबी के टर्म में इसका नाम है ट्रेजरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मनी मार्केट के रोल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉल नोटिस मनी की बात। ब्रीफ जो बताया था आप यहाँ पे थ्योरेटिकल देख लीजिए।
यहाँ पर ये थ्योरिटिकल है, जब आप लोग इस क्लास को कवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप फ्री होते हैं कि इसको आप जितना अच्छा पढ़ना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, ठीक है। तो हमने बता दिया था कि ये जो कॉल मनी मार्केट है ये 1 दिन से लेकर के 1 साल तक होता है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है, इस मनी मार्केट के इस मेन प्रोडक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ 1, इट प्रोवाइड एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। अब कोई मुझे बताएगा ये शब्द मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया हुआ है? इट प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। यस सर, अभी आपने स्टार्टिंग यही से करी थी। हाँ सर, इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले यही बताया था कि डिमांड और सप्लाई को करना, ठीक है, ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। सेकंड, कई बार जब क्वेश्चन आता है ना वहां पे वो पूछता है कि मनी मार्केट का आउट ऑफ दीज कौन सा रोल नहीं है, तो पहला लाइन यही लिखेगा। दूसरा, it enables borrower and lenders of short-term fund to fulfill their borrowing and investment requirement at an efficient market clearing price. Means इसके एक पॉइंट आया कि मनी मार्केट क्लियरिंग प्राइस है और इसमें जो प्राइस होते हैं डिटरमिन्ड होते हैं। मींस या इसका डिस्कवरी होती है। क्या बोला मैंने? डिस्कवरी भी है यहाँ पर। मींस कोई भी प्रोडक्ट आज कितने का मिलेगा ये मार्केट पे डिपेंड करेगा, कल कितने का मिलेगा मार्केट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन इन्फ्लुएंसिंग बोथ क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। मींस जो सेंट्रल बैंक है उसकी इंटरवेंशन से हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी दोनों चीजों के लिए एक प्लेस होता है, एक एवेन्यू होता है वहां पर। देयर बाई ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंपल्सेस। अब यहां पर एक पॉइंट आया, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मनी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रोल प्ले करता है तो क्या आंसर दोगे आप? आप बोलोगे ये ट्रांसमिट करता है मॉनेटरी पॉलिसी की इंपल्सेस टू द रियल इकोनॉमी। मींस मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी कुछ डिसाइड हो रहा है उस चीज को, उसकी इंपल्सेस को, उनकी थीम को, उनके ऑब्जेक्ट को रियल इकोनॉमी तक पहुंचाने का काम मनी मार्केट करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी मैनेजमेंट बाय सेंट्रल बैंक इज टू अलाइन मनी मार्केट रेट्स विद द की पॉलिसी रेट। जो उनके अपने की पॉलिसी रेट हैं उन रेट्स के अकॉर्डिंग उनको अलाइन करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए अबाउट मनी मार्केट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि दुनिया के किसी भी एमसीक्यू में आप चले जाना जो नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये आएगा तो आपको ये क्लास ही आपको वो आंसर करा पाएगी कि हाँ इतनी चीजें हमारी डिस्कस हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी की बात। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे तो पहले ही हमने बता दिया था कि 1 डे की बात है उसको हमने कॉल मनी बोला, बिटवीन 2 to 14 डेज की बात है उसको हमने नोटिस मनी बोला, और उसके आगे के ऊपर एक्सीडिंग की बात करी तो हमने उसको टर्म मनी, ठीक है। पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ये जो मार्केट है इसमें इंटरमीडियरी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडियरी अगर मार्केट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे इस कॉल नोटिस मनी मार्केट की तो वहां पर कौन लोग है? कॉल नोटिस मनी मार्केट आर, कौन कौन है उसके? वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स। तो ये कई बार 1 क्वेश्चन का आपके एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि कॉल नोटिस मनी के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। कॉल नोटिस मनी के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? एक चीज मैं और दिखाऊंगा आपको, जरा 1 सेकंड रखिएगा। सर प्राइमरी डीलर कौन होते हैं सर? प्राइमरी जो डीलर हैं, प्राइमरी डीलर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बल्क में डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बने होते हैं,
मीन्स प्राइमरी डीलर बल्क में डिपॉजिट इनको देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिक्योरिटी ले लेते हैं। उस सिक्योरिटी को नीचे पब्लिक पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में। एक तरह से मैं बात करूं, प्राइमरी डीलर प्राइमरी मार्केट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। और आपको इसमें कुछ पूछना है? सर ये इंक्लूडिंग आरआरबी? नहीं, वही तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए तैयार कर रखा सब मैटर। इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिया था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब बुक में ये लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ। ठीक है, फिर वो शायद मैं कहीं बिजी हो गया। ये देख लीजिए, आरबीआई ऑल्सो डिसाइडेड टू परमिट रीजनल रूरल बैंक टू इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और जो ये लाइन लिखी हुई है बुक में कि आरआरबी को एक्सक्लूड करते हैं, वो है कॉल मनी और नोटिस मनी को। अब मैं एक बात और बताता हूं आपको, इधर देखिएगा, दिख रहा है कुछ? मींस चाहे कॉल मनी हो, नोटिस मनी हो, टर्म मनी हो, उसमें भी आरआरबी को अलाउ कर दिया है। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी आरआरबी को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस रिलेशन में? और एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर ये सब पुराना लिखा हुआ है, 17 का लिखा हुआ है। आप ये देखिए 17 का नोटिफिकेशन एक्सक्लूडिंग आरआरबी। ठीक है, और अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती है थ्रू किसी बैंक के। कोऑपरेटिव बैंक जब पार्टिसिपेट करती है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो किसी बैंक में वो पैसा देती है, और वो बंदा यानी प्राइमरी डीलर के थ्रू। तो इसमें लिखा हुआ देखो, RBI indicated the permission given to the non-bank entity to lend in the call money market by routing their transaction through PDs. Means अगर आपको कॉल नोटिस मनी में पैसा लगाना है, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको पैसा किसके थ्रू लगाना होगा? प्राइमरी डीलर के थ्रू। प्राइमरी डीलर के थ्रू। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, प्राइमरी डीलर क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ, बिटवीन बैंक्स एंड एंटिटी लाइक प्राइमरी डीलर एंड इंस्टीट्यूशन। तो प्राइमरी डीलर क्या करते हैं? जिनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होती है उनको हेल्प करते हैं। तो जिनको परमिशन नहीं है वो लोग कैसे कॉल मनी में नोटिस मनी में लगाते हैं? वो लोग प्राइमरी डीलर के थ्रू लगाते हैं। लेकिन आरआरबी की बात करेंगे तो आरआरबी को बिल्कुल प्योरली परमिशन यहां पर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का। आगे बढ़े। सर इसमें मिनिमम अमाउंट क्या है कॉल मनी मार्केट का? मिनिमम अमाउंट जहां तक मुझे याद है 25,000 होना चाहिए। चलो, तो हम वापस पहुंचते हैं अपने उस टॉपिक पर जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे कॉल मनी के बारे में। ठीक है, आगे बोरोविंग लिमिट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई बता रहा था कि लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन हमारा आया था यहाँ पर, तो हम बताते हैं आपको इसमें जो है किस तरह से कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो एक तो बात उन्होंने करी है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की, इसको ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की बात करी है। दूसरी इन्होंने बात करी है, देखिए पहला तो है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। सेकंड इन्होंने बात करी है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करी है। और थर्ड इन्होंने बात करी है प्राइमरी डीलर की, प्राइमरी डीलर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शायद आपको थ्योरी पढ़ने से समझ में नहीं आया, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर या तो उनको पावर दी है बोरो करने की, और या उनको पावर दी है लैंडिंग करने की। बोरो की पावर दी है, लैंडिंग की पावर दी है। इन तीनों लोगों को बोरो भी कर सकते हैं मनी मार्केट में और लैंडिंग भी कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले पॉइंट में बोला हुआ है इसमें कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, एक्सटेंट ऑफ 125% ऑफ कैपिटल फंड इन एनी डे, बट
ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग फोर्टनाइट 100%। तो मैं इस तरह लिख रहा हूं कुछ इसको कि 125%, और लेकिन एवरेज में लिख रहा हूं मैं 100% और 14 डेज में, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और किस चीज का है? कैपिटल का। बैंक की जो कैपिटल है अपनी, उस कैपिटल का जो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल है, उस कैपिटल का 125% वो मनी मार्केट में जाके बोरो करके ला सकते हैं, उनको परमिशन है, ठीक है। और अगर हम लैंडिंग की बात करें, भाई उनके पास एक्सेस भी तो हो सकती है, तो लैंडिंग के लिए उनको परमिशन है 50% एक दिन में और 25% एवरेज ऑफ देयर कैपिटल फंड, और दैट इज इन 14 डेज, ठीक है। अब हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, बोरो अप टू 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट, तो 2% ऑफ डिपॉजिट, जितना उनका डिपॉजिट है उससे 2% तक वो बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और देयर इज नो लिमिट ऑफ लैंडिंग, मीन्स लैंडिंग के लिए नो लिमिट है, नो लिमिट। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव बैंक के पास जो भी पैसा जमा हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा मनी मार्केट में लगाने की परमिशन है। उसका रीजन ये है कि कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है कॉमर्शियल लैंडिंग नहीं करते, इसलिए वो अपना फंड कहीं डिप्लॉय ना कर पाए, तो उनको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप पूरा फंड डिप्लॉय कर सकते हो मनी मार्केट में, जिससे आप अपनी कॉस्टिंग निकाल पाओ। और मनी मार्केट में वो पैसा जब जाएगा तो उन लोगों को हेल्प करेगा जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट किसमें है? डिफिसिट में है, ठीक है। थर्ड आता है प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर के लिए एक बहुत अच्छी बात क्या है कि उसने बोला 225% तक नेट ओन फंड, मीन बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 225% नेट ओन्ड फंड, ठीक है। मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अब ये जो है लास्ट, जैसे मान ली क्लोजिंग हुई है उस फाइनेंशियल ईयर में जो क्लोजिंग थी उससे, और अगर हम लैंडिंग की बात करें तो उन्होंने 25% किया हुआ है, ठीक है। ये जो अभी टॉपिक चल रहा है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली कोई बहुत बेहतरीन फिल्म नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट आए, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। और आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में ये बात समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि जिनके पास सरप्लस मनी है उनको एब्जॉर्ब करने की परमिशन, और जिनके पास डेफिसिट है उनको लैंडिंग करने की लिमिट यहां पर डिफाइन की गई है। कोई डाउट किसी का? कोई डिस्कस करना चाहता है इस पॉइंट पर? सर 125% ऑफ द कैपिटल फंड्स क्या है जो उसके पास मतलब फंड्स अवेलेबल है? 5% ऑफ जो उसकी अपनी कैपिटल है बैंक की, अपनी जो कैपिटल है, ओके। हाँ, मतलब जैसे किसी की 10,000 करोड़ कैपिटल है तो 10,000 करोड़ कैपिटल का 125% अगर उससे रिक्वायरमेंट है तो वो कर सकता। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मनी मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं वहां पर बैंक जाता क्यों है? थोड़ा कोशिश करिए जरा इसका आंसर देने की। फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी सर, उसको अपने डेली वेजेस पे सीआरआर मेंटेन करने रहता है ना सर, इस वजह से। अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि वो इसलिए जाता है कि जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आ जाए उसको। मान लिया कल आपके सामने 10,000 कस्टमर की एफडी मैच्योर हो रही है और आपने तो लोन में बांट रखा है, आपके पैसा नहीं है, तो अचानक पैसा कहां से लाएंगे? इस लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये मनी मार्केट का जो फिनोमिना चलता है मार्केट में, ठीक है। और जो लोग सीआईबी वाले बैठे हैं, जरा अपनी बुक का 411 नंबर का पेज खोल लीजिए। 411 खोल लिया? यस सर। देखिए जो मैंने बताया वही चीज है, कुछ और है? मैच करिए, अगर नहीं मैच कर पा रहे हैं सब लोग यहां देख लीजिए।
और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि CIB वालों या JIB वालों, बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। यहाँ वो 3 पार्ट हैं, JIB वाले रिवाइज कर लीजिए, CIB वाले अपनी बुक से मैच कर लीजिए इसको। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में बोला हुआ कितना परसेंट, मैक्सिमम 125%, लेकिन एवरेज में उसने बोला हुआ एवरेज बेसिस पे कितना परसेंट, 100%। तो जो हमने आपको दिखाया था अभी, ये उसका रिवर्स लिखा हुआ लगता है। मींस हमने यहां पर पहले एग्रीगेट लिखा है, नीचे एवरेज लिखा हुआ है। यानी उन्होंने अपनी दोनों बुकों में लैंग्वेज को किस तरह से तोड़ मरोड़ के दिया हुआ, दोनों बुकों की लैंग्वेज अलग बना दी, लेकिन बात एक है। यानी टेबुलर फॉर्म में आप देख रहे होंगे, दोनों में एक ही बात है, ऊपर नीचे दे रखा है उसमें, ठीक है। और ये किस चीज का है, आपकी कैपिटल का है, कोई डाउट नहीं है। लैंडिंग की बात करें तो वैसे तो मैक्सिमम 50% है एनी डे में, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो फोर्टनाइट में 25%। कोऑपरेटिव बैंक की पावर की बात करें तो उन्होंने बोला हुआ है कि 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट, जो कि लास्ट ईयर में था, वहां तक वो अपना पैसा क्या कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन कॉल मनी, नोटिस मनी ऑन ए डेली बेसिस शुड नॉट बी एक्सीड कितना, 2%, ठीक है। इतने परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पर लैंडिंग में नो लिमिट, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये लॉजिक देगा कि प्राइमरी डीलर को इतनी हाई फाई लिमिट क्यों दे दी इन्होंने, और कोई एवरेज का कोई जो वन टाइम का वो ना दे करके सीधे 225% का एवरेज दे दिया उनको। एक दिन में मैक्सिमम लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई बताएगा क्यों इतनी मेहरबान है सरकार PD पर? सर वो क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा होना है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उसके लिए, इसलिए उसने ऐसा किया। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो किससे मांगने जाएगी? उन्होंने PD को, PD उनके लिए फंड अवेलेबल कराता है, और PD को कहा भैया 10 लाख करोड़ चाहिए, PD भाग के कहाँ जाएगा? कॉल मनी मार्केट में जाएगा, और उसको बेसिकली मनी मार्केट बोल रहे हैं। तो मनी मार्केट में जब जाएगा तो वहां से उसको लिमिट है कि भैया आपके पास जितने नेट ओन फंड हैं, अपने फंड जो हैं, उसका 225% आप बोरो कर सकते हो। तो वो लेकर के गवर्नमेंट को दे देगा तुरंत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो लैंडिंग में उसको लिमिट कम रखिए, क्योंकि PD को जो लैंडिंग करनी पड़ती है, मार्केट में लैंडिंग करेगी, तो वो सरकार को जब पैसा चाहिए होगा तो कह देगी है ही नहीं, मैं तो सब लैंड कर दिया, ठीक है। तो जो CIB वाले हैं वो इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करिए, जो अभी हमने पढ़ा, आप तीनों लोगों के साथ पढ़ा, मनी मार्केट में हमने कॉल मनी जो पढ़ा JIB में, ठीक है, और CIB में, वो दोनों तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, एक चीज इसमें दी है कि नोटिस मनी में, कॉल नोटिस मनी में जो ये नीचे टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आता है टर्म मनी, ठीक है। तो ये जो टारगेट हमारे दिए हुए हैं, ये कॉल और नोटिस मनी के लिए दिए हुए हैं, कॉल और नोटिस मनी के लिए, टर्म मनी के लिए नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो टर्म मनी उन्होंने बोला जब लॉन्गर पीरियड होता है, ठीक है। इंटरबैंक मार्केट आर द फोरफ्रंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, आर द फर्स्ट टू सिग्नल चेंज ऑफ मनी सप्लाई। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि लिक्विडिटी को मनी की डिमांड सप्लाई से मेंटेन करना है, ठीक है। ऑन एनी पर्टिकुलर डे कॉल मनी ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी अवेलेबल। अगर सिंगल डे की बात करें तो कॉल मनी के ट्रांजेक्शन से पता लगता है कि लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, ठीक है। और ये इंटरबैंक मार्केट होता है, इसीलिए कैसा मार्केट है, रिस्क फ्री मार्केट। तो इन रियलिटी द बैंक्स डू कैरी द काउंटर पार्टी, मीन्स वैसे तो रिस्क फ्री है, लेकिन फिर भी एक बैंक, कभी कभी किसी बैंक की कोई हालत खराब है तो वो वहां पे फेलियर या रिस्क क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन है जो रिस्क वो लोएस्ट रिस्क है। नेक्स्ट ओनली टू द सोवरेन रिस्क, हेंस द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द इंटर मनी मार्केट कॉन्स्टिट्यूट द बेंचमार्क रेट। मतलब ये है कि वो जो ये लोएस्ट रिस्क में होता है, सबसे कम रिस्क उसने बोला वो सोवरेन रिस्क है, उसके बाद थोड़ा सा कम मनी मार्केट में, और थोड़ा कम फिर वो थोड़ा बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसने बोला हुआ है बेंचमार्क रेट पे काम चलता है। और ये जो बेंचमार्क है, इसको सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कॉल मनी रेट एज इंडिकेटेड बाय द ओवरनाइट
मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ऑन माइबॉर, यानी माइबॉर के जो रेट हैं उनको इंडिकेट करते हैं इन द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बेंचमार्क रेट फॉर द फ्लोटिंग डेट पेपर एज ऑल्सो द ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो दोनों कामों के लिए माइबॉर का रेट रेफर किया जाता है। जो माइबॉर का रेट होता है उसी रेट पर आपको इसमें कॉल नोटिस टर्म मनी में फंडिंग मिल जाती है। ट्रेजरी इन्वेस्ट सरप्लस कैश मनी इन द मार्केट आफ्टर मीटिंग द कैश। और ये ट्रेजरी कौन सी ट्रेजरी है पता है आपको? ये बैंक की ट्रेजरी है। बैंक में भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, उसकी बात कर रहा है। तो बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट CRR SLR के करने के बाद ये जो भी फंडिंग होता है उस सरप्लस को इस मनी मार्केट में लेके आता है और अपना अर्निंग करता है। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा माइबोर का थोड़ा बताएंगे क्या? किसका? मीबोर का। मीबोर का ऐसा है, एक गवर्नमेंट का रेगुलेटेड मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट मैकेनिज्म है जो अपना रेट डिस्प्ले करता है बिल्कुल ठीक उस तरह से जैसे लाइबॉर है, साइबॉर है। लाइबॉर होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट और ये माइबॉर है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। मतलब आपस में जब बैंक इंटरबैंक का मतलब एक ने दूसरे को क्या ऑफर किया, दूसरे ने पहले को क्या ऑफर किया, वो ऑफर में जो रेट तय होता है उसको हम लोग माइबॉर बोलते हैं और उसी बेंचमार्क से मनी मार्केट में बोरोविंग और लैंडिंग चलती है। जैसे कल आपने 5.20 बोला था परसेंट, वही चीज है ना ये सर? हाँ, क्या चीज? जैसे कल आपने SBI को बोला था कि 5.2% से लेगा और 6.2% पे देगा, ये 5.2% वही चीज है, माइबोर है। 6 से कम नहीं होता माइबोर का, 6 से तो कम नहीं सुनो, वो थी रीफाइनेंस की बात। वो रीफाइनेंस की बात इस मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट से मतलब नहीं रखती। नहीं है। ये जो है इंटरबैंक डीलिंग है, एक बैंक दूसरे बैंक से। वो इंटरबैंक नहीं है, वो बैंक वर्सेस ऑटोनोमस बॉडी है, मींस सिडबी वर्सेस बैंक है। यहाँ पे बैंक आपस में डीलिंग कर रहे हैं, मतलब तो बैंक इनका भी अपनी। कुछ लिमिट है ना सर? किसका? मीबोर का। मिबोर की क्या लिमिट? रेट ऑफ इंटरेस्ट की? हाँ। एज सच लिमिट की बात एक बार देखते हैं। मेरे ख्याल से आपकी JIB की बुक में है, जो JIB वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा। ऐसा सीलिंग में तो मुझे जैसा समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि ये लोग जो रेट तय करते हैं अपनी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय करते हैं। अब हो सकता है कोई कहेगा कि भैया मैं तो 10% से कम में नहीं दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं 9.5 पे लूंगा, तो दोनों में तय हो गया कि ठीक है 9.5 पे ले आओ, तो वही रेट माइबॉर के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है कि आज का माइबॉर का रेट ये है। मतलब जो बैंक आपस में डीलिंग कर रहे हैं वो इस रेट पर डीलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो आगे देखो। हाउ ट्रेड एंड कंडक्टेड, ये भी एक मैकेनिज्म का पार्ट है कि ट्रेड होती कैसे है। तो ट्रेड की बात करेंगे तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक, द ट्रेड आर कंडक्टेड ऑन बोथ टेलीफोन एज वेल एज ऑन द NDS। The trades are conducted both the telephone as well as on the NDS negotiated dealing system होता है, CARS कॉल सिस्टम है इस तरह से। तो NDS negotiated dealing system call system which is an electronic screen based system set up by RBI। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा ट्रेड कौन कराता है? RBI। फॉर नेगोशिएटिंग मनी मार्केट deals between entities permitted to operate in the money market. The settlement of money market deals by electronic fund transfer on real time growth। यानी इसमें जो भी पेमेंट का सेटलमेंट है इमीडिएट होता है, ऑपरेटेड बाय द RBI। The repayment of the borrowed money also takes place through the RTGS system due to the date of। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए किसी ने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इसका जो पेमेंट है सपोज कीजिए 4 डे बाद आता है, आफ्टर 4 डेज। तो आफ्टर 4 डेज ये अमाउंट जो वापस है वो ऑटोमेटिक RTGS के थ्रू उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा जिसने पहले बोरो, मतलब जिसने किसी को बोरो किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसके डीलिंग होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगेन फिर आ गया है अगला ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल में अगर जो
पॉइंट्स था, वहां पे देखते हैं क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं। तो ट्रेजरी बिल में पहला पॉइंट क्या है, ट्रेजरी बिल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई, शॉर्ट टर्म जो डेट ऑब्लिगेशन होती है गवर्नमेंट की, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात पूछी थी, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दिया हुआ सिर्फ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल issued 91, 182, 364 बिल्स थ्रू ए कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो अगर ये कोई भी लेने जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी बिडिंग लगानी पड़ेगी कि मैं कौन सा बिल कितने रेट पर लेने को तैयार हूं। ओनली ए फ्यू इंस्टीट्यूशन लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ नेपाल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेजरी बिल ऑक्शन ऑन ए non-competitive basis whereby full amount of security is allocated at the yield determined at the auction। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑक्शन में स्टेट गवर्नमेंट आ रही है या नेपाल का सेंट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक आ रहा है, तो उसके लिए रेट प्री फिक्स्ड है, ठीक है। तो उनके लिए कंपटीशन नहीं है, मीन्स कोई कह रहा है इतने परसेंट, कोई कह रहा है इतने परसेंट, तो वो नहीं है, इनके लिए रेट क्या है, प्री डिसाइडेड है, ठीक है। और जो ट्रेजरी बिल होते हैं, ये ट्रेजरी बिल में अगर बात करूं मैं तो तीनों जो ट्रेजरी बिल होते हैं इनको समझ लीजिए। देखिए इसको समझने में कई बार प्रॉब्लम होती है। एक मंथ में हम लोग ये मानते हैं कि 4 वेडनेसडे होते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग 14 डेज मींस ड्यूरिंग 14 डेज में सेकंड वाला आएगा और लास्ट 30 के अराउंड 4th वाला आएगा, कई बार 5th भी आ सकता है। तो जो 15 अराउंड 15 के आसपास का नियर बाई फ्राइडे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है इस फोर्टनाइट के पास और एक होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग फ्राइडे बोलते हैं, ठीक है। अब रिपोर्टिंग फ्राइडे तो हमने बोल दिया, तो यहां पर अगर रिपोर्टिंग फ्राइडे है, इसके पहले जो भी वेडनेसडे आएगा उसको रिपोर्टिंग बोलेंगे। एक लास्ट वाला फ्राइडे, उसके पहले जो भी आएगा उसको भी हम लोग वेडनेसडे बोलेंगे, रिपोर्टिंग वाला बोल देंगे, ठीक है। तो 4 हो गए हमारे। तो जो 91 डे वाला है, 91 डे वाला वो 4 वेडनेसडे, इधर भी और इधर भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप 182 वाला लेने जाएंगे तो आपको नॉन रिपोर्टिंग वीक में मिलेगा। तो नॉन रिपोर्टिंग वीक ये वाला होता है। और आप 364 वाला लेने जाएंगे तो रिपोर्टिंग वाले पर मिलेगा, ठीक है। और अमाउंट जो है इसका 6000 करोड़ है। अगर आपका पेमेंट की डेट हॉलीडे पे होती है तो उसका नेक्स्ट डे होगा जब भी बैंक खुलेगा, वो ट्रेजरी खुलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। अगर ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी जो है हॉलीडे पर है तो उसका पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे पर मिलता है। द इंस्ट्रूमेंट इज कोटेड इन डिस्काउंट प्राइस। मैंने बता दिया था आपको कि अगर आपने 9,932 रुपीज दिए तो आपको 91 डेज बाद 10,000 मिल रहे हैं। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलना, ठीक है। और उसकी एट पार वैल्यू मिनिमम 100 होती है। और जो कोट किए जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में ऑन ए यील्ड बेसिस द मिनिमम ट्रेडेबल, और सेकेंडरी मार्केट में जब आप उसकी ट्रेडिंग करोगे तो वो 25,000 से कम में ट्रेड नहीं होते हैं। The instrument is redeemed at par value with the difference between the issue price and the par value। मैंने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको मिल जाता है और वो इसका रिप्रेजेंट करती है कि ये इसका रिटर्न है इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। कोई इसमें छोटा मोटा डाउट? सर ये नेपाल को इंक्लूड क्यों किया गया? एक्चुअली नेपाल की जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी में फर्क करती है। मींस उनका रुपया, हमारा रुपया, करेंसी सेम है, तो मनी मार्केट की सप्लाई और क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल फ्री है। तो इस आरटीजीएस एनईएफटी में भी इंक्लूड है सर, उनको इंक्लूड किया गया? उसमें भी है।
सर क्या हमें जब हमें नेपाल में पैसा भेजना होता है तो हम उसको आरटीजीएस के थ्रू भेज सकते हैं? हाँ, तो मतलब ये आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू नेपाल में भेज सकते हैं। आरटीजीएस के किसी बैंक में अगर मुझे सॉरी नेपाल में अगर किसी बैंक में मुझे पैसा भेजना है तो आरटीजीएस के थ्रू भेज सकते हैं? कर सकते हैं। और नेपाल के थ्रू जो नेपाल या नेपाल से पैसा आना या जाना हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में नहीं आता है, इंक्लूड नहीं होता वो। हाँ, ठीक है। जरा स्क्रीन पे देखिए, अभी हमारा एक पहले डिस्कशन हुआ था कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था ना, तो मुझसे उसमें गलती हो गई थी। ये देखिए, इसका सही क्लियर कट आंसर लिखा हुआ है। मैं भी इन्हीं डिस्कशनों से सीखने की कोशिश करता हूं। ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट इश्यू एनी ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो ट्रेजरी बिल के फॉर्म में नहीं था, वो क्या था, बल्क में पैसा उठाना था, यानी बॉन्ड के थ्रू या लॉन्ग टर्म में। ये क्लियर है? यस सर। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने उस टॉपिक पर। अब ट्रेजरी बिल सीआईबी वालों में कैसे दिया वो देख लीजिए। सीआईबी वालों की बुक के अकॉर्डिंग और अपना आप जो ये, ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू है। वो जो सेटलमेंट T+1 डे बेसिस में होता है वो कैसा होता है? ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट, हाँ, ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट जिस दिन हम लोग तय करते हैं कि भैया मैं लेने को तैयार हूं, तो उसके अगले दिन में आपको पैसा सरकार को देना होगा। इसको बोलते हैं T+1। अच्छा, अच्छा, मतलब ऑक्शन हुआ आज, हाँ हाँ और हाँ मैं जीत गया ऑक्शन में, तो मुझे जो है कल तक पैसा सरकार को देना होगा। हाँ, इसको T+1 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सामने स्क्रीन पर सीआईबी के अकॉर्डिंग है और एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ट्रेजरी बिल 91 डेज इज प्राइस दैट इतना यील्डिंग इतना रेट पर एनम। ठीक है, तो ये जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसने यहाँ पे बता दिया कि 100 रुपये का है और अभी कितने में मिल रहा है, 99.26 में मिल रहा है। और यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से 91 डेज का निकाल दिया। मीन्स पर एनम का निकालने के लिए सिंपल अगर मैं बात करूं तो ऐसे मान लो, आपको अमाउंट कितना मिल रहा है इसमें, 0.74 पैसा मिल रहा है, 0.74 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, ये रिटर्न आपको कितने दिनों में मिल रहा है, यहाँ पे माइनस होगा 91 डे में। ठीक है, और अगर आप इसको 365 तक रखते तो कितने का होता, तो उससे निकल के आ रहा है कितना, 2.97 का पर एनम का रेट निकल रहा है। और सेविंग बैंक में क्या मिलता है रेट, 2.70। अब तो डेली बेसिस में मिलता है। ठीक है, तो कोई भी बंदा सेविंग बैंक में जमा करेगा या ट्रेजरी बिल में जमा करेगा, सेविंग ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी में करेगा। उसे देखो 2.97 मिल रहा है। ठीक है, अब केवल बात 100 रुपए की नहीं है, तो हम तो कहते हैं अरे 25,000 तो जमा करने हैं, कौन झंझट में पड़े ट्रेजरी बिल के, लेकिन इसको 25,000 करोड़ जमा करने, उसके लिए तो मैटर करता है। एक पैसे का एक ब्रांच की सैलरी निकल के आ जाएगी, एक पैसे का भी कर देगा। ठीक है, विच इज नोन एज इम्प्लिसिट यील्ड, यानी उसके अंदर है वो जो यील्ड है वो बताई नहीं जा रही है, लेकिन उसके डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं। द प्राइस ऑफ ट्रेजरी बिल डिटरमाइंड थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस वेयर बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर आर इन द मेन पार्टिसिपेंट। मीन्स जो ट्रेजरी बिल है उसको खरीदने के लिए या तो बैंक होते हैं या प्राइमरी डीलर होते हैं। द ऑक्शन हाउएवर इन ओपन टू ऑल प्लेयर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट एंड। अब यहाँ पर देखो क्या बात है कि उसको बिल को परचेज, ट्रेजरी बिल को परचेज करने का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ट्रेजरी बिल परचेज कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हैं या लेंडर हैं, मतलब इन्वेस्टर हैं या बोरोवर हैं, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है। मींस आप अपना फंड दे रहे हैं उनको और वो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड ऑन फिक्स डेट
फॉर प्री फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, तो फिक्स डेट पे कैसे इश्यू होते हैं? ऑक्शन की जो डेट अभी हमने बताई थी, हमने 4 वीक थे ना ट्यूसडे को। ठीक है, करंटली ये होता है। अच्छा, ये हमने बता दिया आपको। सर डॉक्टर फॉर बैंक ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बिल इज कन्वीनियंट वे ऑफ पार्किंग शॉर्ट टर्म। देखो, बैंक की जो ट्रेजरी है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करती है अपने शॉर्ट टर्म फंड को पार्क करने के लिए। और ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मानती है, यील्डिंग इंटरेस्ट जनरली हायर देन द ओवरनाइट कॉल मनी। तो जो मैंने आपको बात बताई, अगर वो सेविंग बैंक में लगाते हैं तो उतना मनी नहीं आता जितना इससे आता, थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हैव ए लिक्विड सेकेंडरी मार्केट। मींस लिक्विड सेकेंडरी मार्केट का कोई मतलब बताइए, चलिए। बाहर उसको बेच सकते हैं उसी ट्रेजरी बिल को जो आपके पास है। बिल्कुल, जो उसने ट्रेजरी बिल लिए थे उनको मार्केट में बेच के वो मनी को अरेंज कर सकता है। मतलब उसको वापस किसको नहीं देखना पड़ेगा? आरबीआई गवर्नमेंट को। ठीक है, the treasury bill yield constitute a valid benchmark rate for the debt paper। मींस जो ट्रेजरी बिल की यील्ड है वो रेट एक तरह से बेंचमार्क की तरह यूज किया था। मींस वो कहेगा अरे इतना तो ट्रेजरी बिल मिल रहा है, उससे रिलेट करता है कि मैं अपना रेट कितना ज्यादा रखूं। ठीक है, फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है एंड राइटर्स कोलैबोरेट टू पब्लिश बेंचमार्क ट्रेजरी बिल yield for 1 week to 1 year basis on the residual maturity of treasury bill circulation। अब रेजिडुअल मैच्योरिटी से मतलब क्या होता है? जैसे वो देखो, आपके पास एक ट्रेजरी बिल है, उसको अभी 40 डेज है मैच्योर होने में, और 40 डेज के आप उसको सेल करने जा रहे हैं, तो उसका रेट क्या होगा? आप बीच में जा रहे हैं तो रेट वही मिलेगा जितने में उसने लिया, या कुछ कम ज्यादा होगा? कम भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है सर। कम ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मांग क्या है, डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जो आपको मनी डिप्लॉय करने वाला है उसकी कितनी जरूरत है मनी को डिप्लॉय करने की। तो अगर आप ट्रेजरी बिल उसको दे रहे हैं तो वो आपको मनी देगा, क्योंकि अगर वो मनी अपना वापस ले जाएगा तो उसका नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो कहाँ रखेगा? मनी रख के तो बढ़नी नहीं है, तो कहेगा भैया कुछ तो दे दो हमको, चलो। ठीक है, ट्रेजरी बिल लाइक अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एसजीएल अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा फिनोमेना समझ लीजिए कि एक जो होता है सब्सिडरी जनरल अकाउंट होता है, ठीक है, जो बैंक मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास, जैसे कि आपका क्लियरिंग अकाउंट होता है। ठीक है, through depository participant are also now permitted to operate through SGL account. To facilitate retail sales of government security, secondary market settlement of treasury bill takes place through the clearing corporation। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेकेंडरी मार्केट के जितने भी सेटलमेंट होते हैं ट्रेजरी बिल्स के, वो CCIL करता है। तो हमने ट्रेजरी बिल JIB से भी CIB से भी कवर कर लिया है और कोने कोने तक जाने की कोशिश करिए, एक एक बात को बताने की कोशिश करिए। ठीक है, और इस चीज का एक थियोरेटिकल वीडियो, हमारा ट्रेजरी बिल वाला थियोरेटिकल वीडियो ओल्ड कोर्स में बहुत बढ़िया बेहतरीन तरह से एनिमेटेड फॉर्म में भी रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, CMB। JIB वालों, आपकी बुक में ये है नहीं, लेकिन मेरा पूरा अपना एक्सपोजर ये कहता है कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसका रीजन ये है कि ये नया डिवाइस किया हुआ है और ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आता है। सर एक क्वेश्चन है, वो जो SBDFHI का होता है ना इन्वेस्टमेंट, किसका? SBDFHI का। ये नाम तो मैम सुना नहीं, थोड़ा और एक्सप्लोर करिए इसको। वो ये जो SGL वो CGL ऐसा कुछ है उसका, वो कौन से मार्केट में आता है पता नहीं।
वो एक बार फुल फॉर्म बोलना, आप क्या बोलते हैं? SB DFHI। DFHI। ऐसा कोई नाम तो आ नहीं रहा है। SBI DFHI तो नहीं बोल रहे? हाँ वही। SBI DHFI तो कुछ आ रहा है, इसको देखते हैं एक बार जरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अच्छा, वो DHFI को अब SB DHFI लिमिटेड इन्होंने नाम दे दिया। अभी न्यूट्रिशेंट आ रहा है, देखो। is incorporated in 1988 and has its registered office in the state of Maharashtra। यहाँ लिखा हुआ देखो कि मर्जर ऑफ 2 प्राइमरी डीलर्स इन 2004। तो प्राइमरी डीलर्स को मिला करके ये इन्होंने बनाया अपना डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। यहाँ इसमें लिखा हुआ है in transactions of all the market segment it borrow and lend the call money, notice money, term money, market, purchase and sales treasury bills, sold at auctions, commercial bill वगैरह। तो एक तरह से ये SBI का मनी मार्केट में डील करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, आप जो पूछ रहे थे तो उसमें। इसका इन्वेस्टमेंट में ये कौन से इन्वेस्टमेंट में आएगा? डेब्ट मार्केट में आएगा या मनी मार्केट में आएगा? मनी मार्केट, नो डाउट। अच्छा, और आप ये देखो ना, इन्वेस्टमेंट सामने लिखा हुआ है इट बोरोज एंड लैंड इन कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, परचेज एंड सेल ट्रेजरी बिल्स एंड कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर। सारे वही नाम है जो हमने वहां पढ़े थे, हाँ। जो मनी मार्केट में डील होते हैं। तो पब्लिक ठीक है, सेक्टर यूनिट का इन्वेस्टमेंट में ये नहीं आएगा, ये मनी मार्केट में आएगा, ऐसा है तो? नहीं, मनी मार्केट में, मनी मार्केट। ठीक है, चलो। मैंने आपको बोला था जो JIB वाले लोग हैं कि कैश मैनेजमेंट बिल क्या है। बहुत मुझे जब मैंने पहली बार जब पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए अच्छा लगा था कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल का लीस्ट पीरियड कितना है? 91 डेज। सरकार को दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा, उसको हमेशा किसकी मांग होने लग गई अब? मनी का। हाँ, RBI को भी खाली कर दिया। 91 डेज से पहले पहले मांग होने लग गई, छोटे समय के लिए होने लग गई। तो उन्होंने एक और नाम निकाल दिया, कैश मैनेजमेंट बिल। क्या निकाल दिया? कैश मैनेजमेंट बिल। उसका नाम ट्रेजरी रख के कैश रख दिया, और उसमें had decided to issue a new short-term instrument known as cash management bill to meet the temporary cash flow mismatches of the government. Cash management bill in India are non-standard discounted instruments issued for maturity less than 91 days. Have the generic character of the, यानी उसकी सारी क्वालिटी कैसी हैं जैसी ट्रेजरी बिल की होती हैं, या आप ऐसे मान लीजिए कि 91 डे से छोटा ट्रेजरी बिल मान लो आप इसे। ठीक है, अब इसके क्या फीचर्स हैं? द टेन्योर, नोटिफाइड अमाउंट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रपोज्ड कैश मैनेजमेंट बिल डिपेंड अपॉन द टेम्परेरी कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है वो कितने दिनों का लेके आ जाए कैश मैनेजमेंट बिल? 45 डेज का लिया है, हो सकता है 10 डे का लिया है। ठीक है, हाउएवर बस वो 91 डे से कम का होगा। बिल आर इशूड एट द डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू थ्रू ऑक्शन एज इन द केस ऑफ, मतलब बिल्कुल ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल का बच्चा मान लो आप इसे। ठीक है, इसको भी सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं सर? है, इसको भी सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब आप क्या करते हैं, जो प्राइमरी डीलर होते हैं या बैंक्स होते हैं, इन्होंने ले लिया, अब अगर उनको जरूरत पड़ेगी पैसों को तो उसको सेकेंडरी मार्केट में ले आके अपना फंड रिलीज करा सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द ऑक्शन, कोई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट होता है क्या सर टी-बिल्स में?
25,000। मैक्सिमम सर? मैक्सिमम का रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि लो जी मुझको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो लोग लाइन लगा के खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी ऑक्शन दी, जिनकी ऑक्शन सबसे ऊपर होगी सरकार उनसे पैसा ले लेगी और उनको वो पेपर दे देगी। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ऑफ द ऑक्शन of the bills is to be made by the Reserve Bank of India through separate press release issued by 1 day prior to the date of। वो मतलब आज कह देगी भैया कल हमको पैसा चाहिए। और सेटलमेंट क्या बोला यहाँ पे देखो, जो पहले भी हमारी बात हुई थी T+1 पर। The non-competitive bidding scheme for is not extended to CMA। मीन्स जो वो किन किन को थी, दो लोगों को थी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को और प्लस नेपाल राष्ट्र बैंक को, वो परमिशन यहां पर नहीं है। द बिल्स आर ट्रेडेबल एंड क्वालिटी फॉर रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी, रेपो, MSF, रिवर्स रेपो फैसिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन प्रपोज बिल इज रिकॉर्ड एज एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द SLR। अब एक और इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्या कर दिया कि जो भी बैंक इसमें पैसा लगा रहे हैं तो क्या माना जाएगा, उन्होंने कहाँ पैसा लगाया? SLR। SLR में पैसा लगाना पड़ता है ना। तो अगर आप कैश मैनेजमेंट बिल ले रहे हैं 10,000 करोड़ के, तो इसका मतलब जो आपको SLR की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। ठीक है सर, ये जो सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं ना ट्रेजरी बिल या CMB को, उसका जो रिटर्न होता है वो जो फेस वैल्यू से कम होता है ना? नहीं, रिटर्न मतलब कम नहीं होता। 10,000 का मिलना होगा तो वहां पर ज्यादा भी मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगा अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं मिड टर्म में, तो हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए वहां पर, लेकिन जब सरकार से वापस लोगे आप, तो जो फिक्स फेस वैल्यू वही आपको मिलेगा। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, सेकेंडरी मार्केट में कुछ ज्यादा हो सकता है ना, कम हो सकता है। 1,000 से ज्यादा थोड़ा ना होगा। 1,000 से ज्यादा कैसे होगा? वो तो फिर लॉस हो गया। ज्यादा ऐसे होगा, मैं बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रेजरी बिल है, ठीक है, और ट्रेजरी बिल आपने ले रखा था 3.01% पर जब लिया था आपने, ठीक है। आज ट्रेजरी बिल के मार्केट में प्राइस बन रहे हैं 2.46, तो वो बंदा मार्केट से नहीं लेगा, वो बंदा आपसे लेगा 3.01, और आप कहोगे इसको कि भाई मुझे 3.01 मिले थे, मैं आपको क्यों बेचूं, तो वो आपको 2.96 में सेल कर देगा। इधर इसको फायदा है क्योंकि इसको 2.46 गवर्नमेंट से मिल रहा था, और इससे कितना मिल गया? 2.96। और इसको फायदा क्या होगा कि इसको जो पूरा मैच्योरिटी है वो 3.01 के हिसाब से मिला, ठीक है। मीन्स उसने महंगा बेच दिया एक तरह से। ये जब आप लोग बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो शायद वहां पर कुछ एलुब्रेशन होगा। इस केस में भी सर 1,000 से ज्यादा तो नहीं सर, इस केस में भी 1,000 से ज्यादा तो नहीं हुआ ना। सपोज करो मैंने 100 रुपए का सर बॉन्ड था, एक सेकंड सर, मैंने सपोज करो 100 रुपए का बॉन्ड, जी सर, ये 91 डेज का ड्यूरेशन है, जी सर, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें आपको 910 रुपीज मिलने थे, यानी पर डे कितने मिलने थे? 10 रुपीज। यहां पर आप अपना सेल करते हैं, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग पीरियड है इसमें भी 10 मिलना था आपको, लेकिन आप उसको ट्रांसफर करते हैं 9 रुपए पर डे पे। आप उसको 9 रुपए पर डे पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको यहां पर अगर मैं कहूं कि 71 डेज हो गए, तो 20 डेज का 1 रुपीज प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आप सेल कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कितने का खरीदा था इसको खरीदा था
91 मिले ना, अगर मान लिया 10,000 का लिया था आपने, 910 मिल रहे हैं, तो इसको आपको पेमेंट किया आपने 9090, इतना पेमेंट किया था आपने, ठीक है। और ये ड्यूरिंग द पीरियड आपको पूरा 910 रुपये मिल जाता, 10,000 रुपये लगा करके। लेकिन मिड टर्म में आपने किसी को सेल किया, उसको बोला मैं आपको 9 रुपये पर डे दूंगा, उसको आरबीआई से जो ट्रेजरी बिल है उसमें मिल रहे हैं 8 रुपये पर डे, तो वो आपसे लेगा। आप उसकी प्राइसिंग इसके जो रिमेनिंग पीरियड के लिए है कुछ ज्यादा रखोगे, तो आपने तो सेल कर दिया, आपको अपना पैसा मिल गया, और प्लस कितने रुपए मिल गए आपको एडिशनल? 20 रुपीज। 930 में हो गया। हाँ, मतलब उसको वो 930 में देगा, नहीं 930 नहीं, ये जो 9,090 है ना, वो उससे ले लेगा 9,110 समथिंग से बढ़ के लेगा, 9,110 में बेचेगा उसको, ठीक। अच्छा, ठीक है। आरबीआई से उसको जब इस वाले को मैच्योरिटी भी मिलेगा तो कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा, 10,000 पूरा मिलेगा। वो डेज के हिसाब से और थोड़ा सा मैथमेटिकल अंदर चले जाइए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो जो भी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में सेलेबल हैं वो जरूरी नहीं कि आपके नुकसान में ही बिकेंगे। इस थंब रूल को समझो आप, अगर मार्केट में फंड की फ्लो कम या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटी की प्राइस भी कम या ज्यादा हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्केट मेकिंग प्राइस, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। हाँ सर, जैसे गवर्नमेंट को सपोज करो, गवर्नमेंट एक टेन्योर होता है 5 इयर्स का, सपोज करो उसमें 91 डेज बचे हुए हैं, तो उस टाइम अगर गवर्नमेंट करती है तो वो बहुत सारा फंड उठा लेगी, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट सपोज करो चेंज होती है गवर्नमेंट, तो वो फिर उसको कैसे वो करेगी? नहीं वो नहीं मतलब उसको नहीं जी गवर्नमेंट अपनी किसी भी ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी को मिड टर्म टर्मिनेट नहीं करती, कब नहीं करती है, ड्यू डेट पे ही पैसा दे लेती है। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप बाजार जाएंगे, ठीक है जी। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन है, एक आरबीआई है और एक आपके पास जो पड़ा हुआ वो है। आरबीआई का ऑप्शन खुला हुआ नहीं है तो वो किसी भी तरह आपसे ले लेगी, और आपको अगर पैसों की जरूरत है, मतलब बात वही आ रही है कि क्या हमें बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। दोनों की डिमांड है, दोनों की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये मेरा मानना ये है कि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में जीआईबी सीआईबी से रिलेटेड एग्जाम में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरा, ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है। तीसरा, एक यूजान्स प्रोमिसरी नोट है, और इसको जो इशू करते हैं वो कॉमर्शियल बैंक। अब जो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, इस एक्सक्लूडिंग को आप इंक्लूडिंग में बदल दीजिए। अभी दिखाया था ना कि जो कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आरआरबी इशू कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां देख लीजिए दोबारा, दिख रहा है आपको? आरबीआई ऑल्सो डिसाइडेड टू परमिट आरआरबी टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो ये बुक में अगर कहीं लिखा हुआ तो अब बुक आपके पास इस समय है तो करेक्शन कर लीजिए, ये एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग हो गया, ठीक है। और ये वाला लोकल एरिया बैंक का नाम इसमें नहीं है, ठीक है। एंड सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन परमिटेड आरबीआई टू रेज, और बहुत सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई ने परमिट किया हुआ। 7 डेज से लेकर के 1 ईयर तक होता है सर, मोस्टली 3, 6 और 12 मंथ में होते हैं, और डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किए जाते हैं। मीन्स आपने 9,90,800 में इशू किया तो आपको प्राइस मिलेंगे 10 लाख के जब ये मैच्योर होगा, ठीक है।
CD can be issued to individual other than minor। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जिसको इश्यू करा जा रहा है, ये इन्वेस्टर है या बोरोवर है? इन्वेस्टर होगा सर। इन्वेस्टर है, ठीक है। तो इन लोगों को इश्यू किया जा सकता है, यानी ये लोग अगर पैसा दे रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो मिल सकता है, चाहे कॉर्पोरेशन हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, फंड हो, एसोसिएशन हो, NRI भी हो सकते हैं वो। हाउ दे आर मेनली सब्सक्राइब टू द बैंक, जबकि जब प्रैक्टिस में देखा जाए तो बैंक, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनी इसमें रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आम आदमी इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहता। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए CD शुड बी नॉट लेस देन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो करेक्शन करना पड़ेगा अपनी बुक में। अभी रिसेंटली जो है, पिछले 1-2 महीनों में ये चेंज आ चुका है। क्या चेंज आया है? देखिए, ये चेंज आया है कि आपका जो पेपर इशू होगा वो अब यहाँ पर कितना हो गया है? 5 लाख, 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख हो गया, ठीक है। रिसेंटली चेंज हुआ, ठीक। अब यही चीज आपका CIB की बुक में हम पैरेलल देख लेते हैं। ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इसमें सिमिलर टू कॉमर्शियल पेपर लिखा हुआ है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, और जनरली बियर्स इंटरेस्ट रेट हायर देन द रेगुलर डिपॉजिट। तो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? कि उनको आम डिपॉजिट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें वही हैं जो उसमें लिखी थी। इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और बैंक कैन नॉट सैंक्शन एनी लोन अगेंस्ट द CDs और परमिटेड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द, इसमें प्रीमेच्योर नहीं हो सकती, इसके अगेंस्ट में लोन नहीं हो सकता। सेकेंडरी मार्केट फॉर CD मार्केट इज नॉट वेरी एक्टिव, बैंक फाइंड अट्रैक्टिव ओनली व्हेन लिक्विडिटी कंडीशन आर टाइट। तो इसको तभी वहां पहुंचते हैं जब वो बहुत टाइट होते हैं, ठीक है। सर वन क्वेश्चन हियर, बोलो। इसमें लिखा गया है ये जो कमर्शियल पेपर इशू करेगा एगेंस्ट द डिपॉजिट ऑफ फंड्स, मींस बैंक का फंड है और इंडिविजुअल का फंड, किसका फंड के ऊपर? किसी का भी फंड। देखो, जो भी फंड इनको देगा वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करेंगे। और जब इन्वेस्टर है उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है, NRI भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ से इशू करने वाले जो हैं वो बैंक हैं, RRB हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, सब ये सब लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। CD में भी इशूड एट ए डिस्काउंट फेस वैल्यू। और एक पॉइंट है उसने, हैव टू मेंटेन एप्रोप्रिएट रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसको सुनिएगा, बैंक्स हैव टू मेंटेन एप्रोप्रिएट रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR और SLR ऑन द इश्यू प्राइस ऑफ द CD। मीन्स जितना आप CD में पैसा लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको CRR और SLR मेंटेन करनी है। ऑल द OTC ओवर द काउंटर trades in CP shall be reported within 15 मिनट टू द ट्रेड टू द, मतलब जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर आपको जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म है वहां पे बताना पड़ेगा, जिसका नाम है F-ट्रैक। F-ट्रैक में आपको बताना पड़ेगा हमने डीलिंग करी है। और ये क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड है, जो CDSL, ये CDSL वो वाला नहीं है जो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, वो वाला नहीं है, दूसरा है, ठीक है। ऑल OTC ट्रेड्स इन CD shall be necessary be cleared and settled under DVP mechanism through the authorized clearing house। तो ऑथराइज्ड क्लियरिंग हाउस के थ्रू ये सारा क्लियरेंस इसका हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर का। जैसा मैंने बोला कि कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन थ्योरी का पूछ लेता है। तो इसमें क्या बात हो रही है, देखो, विद ए व्यू टू इनेबल हाई रेटेड कॉर्पोरेट। सर लास्ट ईयर कमर्शियल पेपर में से क्वेश्चन आया था। हाँ। और सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में से भी बोला था 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4।
सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, कमर्शियल पेपर नहीं, से। वो क्वेश्चन तभी हो सकता था जब आपको कॉमर्शियल पेपर का ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा इस तरह का, तभी होगा। ठीक है, तो इधर देखते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा रिकलेक्ट हो जाए वो क्वेश्चन क्या था। ठीक, तो बोरोवर्स टू डिलीवरी सोर्स ऑफ, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड को एब्जॉर्ब करने के लिए इशू होता है, और आरबीआई ने कमर्शियल पेपर इशू किया। पेपर जो इशू हुआ वो हाई रेटेड कॉर्पोरेट, टाटा, बिरला वगैरह वगैरह, आरबीआई, एसबीआई, जो भी मतलब अच्छे हैं, रिलायंस हैं, जियो वगैरह, ये ठीक है, टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें क्या क्या बातें हैं? पहली बात लिखा हुआ एन अनसिक्योर्ड corporates and primary dealers and all India financial institution and that have been permitted to raise, जिनको भी शॉर्ट टर्म फंड रेज करने की परमिशन दी है वो लोग कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो प्राइमरी डीलर हो, चाहे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, इंडिया आर एलिजिबल सोर्सेस, RBI are eligible to issue CP, a corporate would be eligible। अब कौन CP इशू कर सकता है उसके लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जिसकी अपनी कैपिटल नेटवर्थ 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम उसकी कंपनी का 4 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, और उसने कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट फाइनेंस करा रखी हो, यानी उसको लोन लेने की आदत होनी चाहिए। अच्छा, कोई कंपनी अगर कॉमर्शियल पेपर इशू कर रही है तो लोन ले रही है, दे रही है? ले रही है। मतलब सिक्योरिटी इशू करने का मतलब है आप फंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, और उसका जो अकाउंट है कैसा होना चाहिए? सीसी के फॉर्म में, कस्टम डाटा से। उसकी जो अपनी जो रेटिंग है वो रेटिंग अप्रूवल होने चाहिए, और कितनी होनी चाहिए उसकी? A3 रेटिंग। A3 जो पुराना बुक था आपका P2 लिखा हुआ था, जो नया बुक है उसमें A2 A3 लिखा हुआ, CIB में भी A3 लिखा हुआ। ये सर रेटिंग के बारे में भी सर क्वेश्चन आया था सर ऑप्शन में, रेटिंग कितनी होनी चाहिए उस कंपनी की? वही तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन होगा वो, नेटवर्थ, वर्किंग कैपिटल, ड्यूरेशन और रेटिंग, इस तरह से मिला के होगा क्वेश्चन, अमाउंट। ठीक है, तो A3 रेटिंग होनी चाहिए, और ये 7 डेज से 1 ईयर तक होते हैं, और 5 लाख और मल्टीपल ऑफ 5 लाख होते हैं। ठीक हो गया, सारे पॉइंट आ गए ना। CP कैन बी इश्यूड एज स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ CP फ्रॉम द इश्यूअर शैल बी विद इन द लिमिट ऑफ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि आप कितना पैसा पब्लिक से कॉमर्शियल पेपर के अगेंस्ट उठा सकते हैं, उसकी क्वांटम। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर द स्पेसिफाइड रेटिंग विच एवर इज लोअर बैंक्स एंड फाइनेंशियल विल however have the flexibility to fix working capital limit taking into account the, और ये जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है इसके रिक्वायरमेंट के लिए लेते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको लिमिट सेट कर सकता है। FI कैन इशू कॉमर्शियल पेपर विद इन एन ओवरऑल अम्ब्रेला लिमिट है, और RBI जो किसी की अम्ब्रेला लिमिट का मतलब होता है ओवरऑल, थोड़ा यहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा यहाँ से ले सकते हैं, कुल मिला के। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि कितना आप ले सकते हैं। ठीक है, इश्यू ऑफ CP टुगेदर विद अदर इंस्ट्रूमेंट टर्म मनी बोरो मीन्स, वो जो भी जितना आपको परमिशन है कि कितना कितना कहाँ से ले सकते हैं, वो कभी भी 100% नेट ओन फंड से ज्यादा नहीं होगी। आप कोई भी बोरोविंग करेंगे तो आपका जो नेट ओन फंड है उससे ज्यादा आप बोरोविंग नहीं कर सकते। ठीक है, CP में भी इशूड एंड हेल्ड बाय द, अब देखो फिर वही बात आ गई, कौन कौन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट, और NRI और FII, फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है FII, ये भी कर सकते हैं। हाउएवर FII वुड बी विद इन द लिमिट सेट बाय द देयर इन्वेस्टमेंट बाय द सेबी ने जो उनको इन्वेस्टमेंट की लिमिट दे रखी है उतने में ही वो कॉमर्शियल पेपर में लगा सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस सब लगा सकते हैं। आर द डोमिनेंट इन्वेस्टर
in the CP market. Secondary market trading takes place through an interbank broking market between institutional practice. Means secondary market में भी इसकी डीलिंग हो सकती है, ठीक है। अब CP या CD से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके? इसमें कुछ इंटरेस्ट भी देने होते होंगे ना सर? नहीं, डिस्काउंट पे। सॉरी, जैसे मान लिया आपने 10,000 का लेना है तो आपने 9,920 रुपए आज दे दिए, आपको जो है 46 डेज बाद वो कंपनी कितना पैसा दे देगी? 10,000 दे देगी। सर CD में बैंक लोन क्यों नहीं देता है? CD में बैंक क्यों नहीं देता बताओ? जैसे शेयर की बात है। अच्छा, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल ऐसा है ना, आपने पब्लिक से पैसा लिया, हाँ, और आपका CD पेपर लेके कोई घूम रहा है, आप उसी को गिरवी रख के फिर पैसा दे रहे हो, तो वो तो बात वही हो गई ना। मतलब जितना लिया उतना दिया हो गया, बात खत्म हो गई। तो वो फंड फिनोमेना नहीं सही हुआ ना। फंड से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है ना सर? क्या चीज? फंड भी फ्लक्चुएट हो सकता है ना ज्यादा से? फंड या इसका प्राइस? हाँ, लेकिन सर वही मैं जबकि अगर उसमें फेस वैल्यू दिया हुआ है, हाँ, प्राइस उसकी कम ज्यादा हो सकती है, मार्केट में अलग अलग हो सकती है। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू।